हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के अंशाल पेपर को शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले 2024 के सेट के पहले वाले सेट के ऊपर आज हम लोग उनके सॉल्यूशन पार्ट को देखने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो और मार्च में, मतलब फरवरी से शुरू होगा और मार्च तक चलेगा। तो मतलब आपके पास जनवरी भर का पूरा टाइम बचा हुआ है, क्योंकि जैसे ही फरवरी आएगी तो अगर आपका पहला पेपर मैथ्स का नहीं होगा तो आप फिर मैथ पढ़ना धीरे धीरे कम कर देंगे। जो पहले पेपर होते हैं, यानी कि जो पहला सब्जेक्ट होता है, उसी की तैयारी ज़्यादा की जाती है। तो कुल मिला के आपके पास समय का अभाव है। इस बचे हुए समय में आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले रिवीजन करना है, दूसरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और तीसरा जो है आपको जो है अधिक से अधिक समय अपने पढ़ाई को देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अंशाल पेपर में आज पहला वाला सेट है, 2024 का ये सेट है। 324 EX जो है वो सेट का कोड है, और ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए यहाँ पे काम करने वाला है। CBSE बोर्ड का भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से मैच करेगा, लेकिन CBSE बोर्ड में आपको पता है कि जो है कुछ क्वेश्चन रीजन एंड अजर्सन आते हैं, तो वहाँ से 4-5 क्वेश्चन, हालांकि रीजन और अजर्सन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बेस्ड होते हैं हमारे कंसेप्ट पे। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तभी जाके आप उस तरह के क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 324 EX 2024 का ये सेट है, उसका पहला क्वेश्चन। तो पहले 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव वाले हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया गया होगा और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक सही होगा। तो सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। देखिए यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि क्वेश्चन देखेंगे, टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके पीछे की जो कंसेप्ट है उसको बताएंगे, थोड़ा सा समय लगने वाला है। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे रीड करेंगे और आपको क्वेश्चन नीचे दिखाई भी देगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला पार्ट ए पार्ट है। इसमें कहा गया है कि इफ़ ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस A एंड B आर P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस R रिस्पेक्टिवली, देन ऑर्डर ऑफ AB इज। यानी कि एक मैट्रिक्स है A जिसके ऑर्डर है P क्रॉस Q, और दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका जो ऑर्डर है वो है Q क्रॉस R। तो हमसे मैट्रिक्स A इंटू B का जो डॉट है, यानी कि AB मैट्रिक्स का ऑर्डर हमसे पूछा जा रहा है। मतलब हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। पहले के A पार्ट में हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। एक हमारे पास A मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो है हमारा P क्रॉस में क्या, P क्रॉस में है Q, और हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है, दूसरा आव्यूह है, जिसका जो ऑर्डर है वो है हमारा Q क्रॉस R। अब हमसे AB मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगी, AB एक मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो AB का मतलब मैट्रिक्स A और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो आप सभी को ये बात पता होना चाहिए कि 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल होता है। यानी कि पहले आव्यूह का जो कॉलम होगा, यानी कि स्तंभ होगा, वो दूसरे वाले पंक्ति के बराबर होता है, तभी जो है 2 आव्यूहों का गुणनफल पॉसिबल है। यानी कि 2 मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स A है, उसका जो कॉलम है वो Q है, ये हमारा कॉलम हो गया, और इसका जो रो है वो Q है। तो मतलब दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब इनका जो मल्टीप्लाई वो पॉसिबल है। और ऐसे में जो नया मैट्रिक्स बनकर तैयार होता है, यानी कि जब 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक मैट्रिक्स होता है, तो उसका भी कोई ना कोई ऑर्डर होगा। तो नए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो पहले वाले मैट्रिक्स का रो पकड़ेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम पकड़ेंगे। तो यानी कि जो हमारा AB मैट्रिक्स आएगा, AB मैट्रिक्स जो आएगा, इसका जो हमारा ऑर्डर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा P क्रॉस R। तो P क्रॉस R हमारा आंसर हो जाएगा। अब P क्रॉस R जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो P क्रॉस R आपके मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर A में। तो जो ऑप्शन नंबर A है वही हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन को लगा लेते हैं। याद रहे, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे वाले क्वेश्चन,
उसी के दूसरे वाले पार्ट पे बात करते हैं। दूसरे वाले पार्ट में बोला गया है एट विच पॉइंट इज द स्लोप ऑफ द लाइन यक्स वाई इज इक्वल टू यक्स प्लस 1 इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है टेंजेंट एंड स्लोप, जो कि एनसीईआरटी हटा दी है। फिलहाल हम फिर भी इस क्वेश्चन को यहाँ पे लगा दे रहे हैं। तो हमारे पास एक लाइन दी गई है और एक कर्व दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक, तो एक लाइन और एक कर्व पूछ रहा है कि वह कौन सा बिंदु है, वह कौन सा पॉइंट है जिन पर लाइन हमारी कौन सी है, यानी कि ये बी नंबर क्वेश्चन है पहले का ही। लाइन हमारे पास है, एक लाइन है हमारे पास, लाइन मतलब एक रेखा है y इज इक्वल टू यक्स प्लस 1 और एक कर्व है, कर्व मतलब वक्र है y स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा गया है 4x। अब आपको पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला होता है, एक परवलय होता है, और ये परवलय का इक्वेशन लिखा गया है। ठीक, तो दोनों की स्लोप किस पॉइंट पर इक्वल होंगे उस पॉइंट को हमें बताना है। तो आपको पता है कि स्लोप इसका कैसे निकलता है, तो किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन को कर लेते हैं, और वहाँ से जो x का कॉफिशिएंट होगा वो हमारा स्लोप होता है। तो यहाँ से देखिए x का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इसकी जो स्लोप आएगी वो 1 आएगी। आगे इसकी स्लोप निकालने के लिए आपको पता है कि डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कि dy/dx निकालते हैं। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें हमारी ये इसकी स्लोप निकल जाएगी। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यानी कि हमारा जो दूसरा वाला कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में इस बात को ऐसे लिखेंगे। तो y स्क्वायर का तो पहले y के ही रिस्पेक्ट में करेंगे, 2y हो जाएगा इंटू, अब ये y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, और 4x में 4 बाहर हो जाएगा, और x का जो डेरिवेटिव आएगा वो 1 आएगा। यहाँ से बताओ dy/dx कितना आएगा, वो आ जाएगा 4 अपान में कितना आएगा 2y। अब यही जो dy/dx होता है इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो इसकी जो स्लोप आई है वो 4 अपान 2y आई हुई है। तो हमसे कह रहा है कि किस बिंदु पर दोनों की स्लोप इक्वल होगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनकी स्लोप को इक्वल करना है, तो ATQ दोनों की स्लोप को इक्वल करो। इसका स्लोप आया है 1 और इसका जो स्लोप आया है 4 अपान में कितना आ गया 2y। अब यहाँ से इसको काट देंगे और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो y की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 के बराबर हो गई। अगर y की वैल्यू 2 के बराबर हो गई, अब इस y के मान को चाहे इस कर्व वाले इक्वेशन में पुट कर दो या फिर हमारा जो लाइन है उनमें पुट कर देते हैं। तो किसी एक में पुट कर देते हैं, तो चलो मान लो हम यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देंगे लाइन वाले में, तो y की वैल्यू 2 रखेंगे और यहाँ से x प्लस 1 आएगा, 1 को उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू 2 माइनस 1 आएगा, देन x इक्वल टू 1 आएगा। तो x का मान 1 आ गया और y का मान कितना आ गया, y हमारा निकल के आया है, y 2 निकल के आया। तो जो पॉइंट मिलेगा जिस पर दोनों की टेंजेंट की जो स्लोप है वो इक्वल हो जाएगी, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,2। तो 1,2 जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को करा दिए, एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। ठीक, आंसर जो है इसका तो देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर, एक मिनट आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, तो बी वाले में भी ए ऑप्शन जो है हमारा पे करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन के बाद चलेंगे अपने तीसरे वाले क्वेश्चन में। तीसरे वाले क्वेश्चन पे जो है मतलब पहले के तीसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें एक हमसे इंटीग्रल की वैल्यू पूछा है, यानी कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो इंटीग्रल की यानी कि समाकलन का मान पूछा है। तो ये हमारा सी पार्ट है। तो सी पार्ट में हमसे क्या बोला है, इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू यानी कि इंटीग्रेशन हमें निकालना है रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x का और यहाँ पे dx का। तो ये देखो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। कैसे लगेगा ये, क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से सुनो। इसमें हमें करना ये है कि इंटीग्रेशन कर देंगे और इस जो आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उस आइडेंटिटी के हिसाब से जो है इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। कैसे देखो, तो 1 प्लस साइन 2x को हम लोग क्या लिखेंगे,
तो ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में क्या कॉस एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। तो इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो उसी बात का यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे और यहाँ पे 1 की जगह पे इसको लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, आप सभी को ये बात और भी पता है कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी कि ये लिखा, इसको हम लोग इस साइन स्क्वायर एक्स को देखो, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम लोग साइन एक्स का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे कॉस स्क्वायर एक्स को भी कॉस एक्स का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे करके और प्लस 2 ये भी बन जा रहा है। ठीक, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए की जगह पे आपका साइन एक्स है प्लस बी की जगह आपका कॉस एक्स हो जाएगा और इसका ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब स्क्वायर से रूट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा साइन एक्स और प्लस में क्या कॉस एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन ऐसे कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और क्या यहाँ पे dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, साइन एक्स का होता है माइनस में कॉस एक्स, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स हो जाएगा। जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में कितना हो जाएगा c हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, बस इसको रूट के बाहर निकालना है। उसके लिए हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उसके लिए 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हो जाता है। ठीक, तो इसमें हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा जो है करेक्ट होने वाला है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, इसको सही करके लिख देंगे। सही करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने डी वाले क्वेश्चन पे। इसी में डी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा डी, तो डी वाले में देखो क्या बोल रहा है। डी वाले में कह रहा है कि इफ वेक्टर्स 5i माइनस लैम्डा जे और प्लस में 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप एंड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। यानी कि हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं जिसमें हम मान लेंगे कि जो वेक्टर पहला वाला है वो वेक्टर ए है, माना है। यहाँ पे लिख देंगे लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप और प्लस में 2k कैप है, और जो वेक्टर बी है वो हमारा हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस में 4k कैप। ये हमारे पास दो वेक्टर है और हमसे क्वेश्चन बोला है कि जो पहला वाला वेक्टर है वो दूसरे पर परपेंडिकुलर है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। यानी कि वेक्टर ए, यहाँ पे लिखेंगे इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी देन कंडीशन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उनके स्केलर कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट यानी कि संगत अदिश अवयवों को गुणा करा के जोड़ दिया जाता है। जैसे आई कैप वाले को आई कैप में, जे कैप वाले को जे कैप में और के कैप वाले को के कैप में मल्टीप्लाई कराओ और सबको जोड़ दो। तो यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 के बराबर करना है, क्योंकि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे जब इनको, तो ए डॉट बी करेंगे तो 5 का 2 में गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10 आ गया। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का लैम्डा में तो माइनस में 3 लैम्डा और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 8 और बराबर में कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अभी यहाँ पे देखो 10 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा। माइनस में 3 लैम्डा हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। इस माइनस 3 लैम्डा को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में 3 लैम्डा हो जाएगा। प्लस में 3 लैम्डा बराबर 18 के हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर 18/3 हो जाएगा। काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इम्प्लाइज दैट लैम्डा का मान निकल के कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे
ऑब्जेक्टिव वाले जो है वो पहले 4 क्वेश्चन हो जाते हैं।